हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। आज मैं यहाँ आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए मॉक पेपर। मॉक पेपर एंड टाइम में लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं कुछ चुने हुए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें तो मेरा नाम पता होगा, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि मेरा नाम अपर्णा है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्स की क्लास आज। ठीक है, क्लास नहीं, मैं मॉक पेपर को सॉल्व करने आई हूं। तो बिना वक्त बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन छांट के लाई हूँ, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से हैं ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पहले चैप्टर से है जो एनसीईआरटी में आप सबने पढ़ रखा होगा। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हिंदी में दिख रहा होगा, क्योंकि ये बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इसे समझाऊंगी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उन्हें भी बहुत ही इजीली चीजें समझ में आ जाए। ओके, सो let's start. LCM 60, HCF 3, है ना। और कह रहा है कि एक संख्या क्या है, एक संख्या दी हुई है, गिवन है, वन नंबर इज गिवन एंड फाइंड क्या करना है, अनदर नंबर। दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है, एनसीईआरटी के बुक में आप सबने पढ़ रखा होगा, मुझे पता है आप सब काफी स्मार्ट बच्चे हैं सभी। तो यहाँ पर इसको निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, सपोज करो एक संख्या, पहली संख्या को हम ए लेट कर लेते हैं और दूसरी संख्या को हम बी लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकें। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्धन, एलसीएम और एचसीएफ। लसा और मसा लिखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में। अब यहाँ पर देखो ए गिवन है 12 इंटू बी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 3, और यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो हम इसको क्या करते हैं, 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलता है, 15। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 15 है क्या। तो देखो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, राइट। तो शून्येतर परिमेय संख्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शून्येतर। तो शून्येतर का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, द नंबर विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहां हम पहले क्या करते हैं, शून्येतर शून्येतर परिमेय संख्या। तो देखो जो शून्य के बराबर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, दो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 2 है जो शून्येतर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, तो हम यहाँ √2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर हैं जिसे हम ले सकते हैं। हम शून्येतर में भी और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें समझना है इस चीज को, ओनली एग्जाम्पल के लिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का गुणनफल निकालूं तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2√2, और 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन ये अपरिमेय ये नहीं, इसमें यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, अब जब हम इसे शून्येतर संख्या से भागा देंगे, जब भी ये भागा देना होता है ना, तो शून्येतर संख्या से ही इसको डिवाइड किया जाता है। तो जब आप 2 से 2 डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ रहा है √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है ना। और ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आपने कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या शो करता है कि अगर आप एक परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या, आपको जो आंसर मिलेगा सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर ए,
राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रेखा युग्म समीकरण यानी आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, है ना? लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा, ये उसी चैप्टर से है। तो रेखा युग्म समीकरण में क्या कह रहा है कि इनका हल क्या होगा? केवल एक अद्वितीय हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और मैं बता रही हूं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं तो आप लोगों को समझाते हुए लिख रही हूं, तो मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये ओनली 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो अब यहां पर क्या है? A1 है ना, B1 C1 याद आ रहा होगा आप लोगों को, A2 B2 C2, राइट? तो अब याद, इसे हम चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? पहला A1 अपॉन A2 को देखते हैं। A1 अपॉन A2 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर B2 हो गया 1/4, तो ये हो गया। B1 बाय B2 क्या है हमारे पास? 2/8, तो 2/8 जो है वो भी 1/4 के ही इक्वल होता है, लाइक दिस, ठीक है। C1 बाय C2 क्या हो जाएगा? -5 अपॉन -20, है ना, -5 बटा -20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4 आएगा, यानी 1/4। तो हमें क्या मिल रहा है देखने को? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और जब ये तीनों इक्वल आते हैं इसमें, तब हम इसे क्या कहते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे आप क्या बोलोगे? तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट है, सही है ना? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या हो गया? कि हमारे पास इनफिनाइट आंसर होंगे इसमें, है ना? यानी नंबर लाइन पे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे इनफिनाइट पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 एंड 125 को विभाजित करने पे, विभाजित का मतलब क्या होता है? भागा देने पर, है ना, क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब यहाँ पे बात आ रही है कि भागा देने पे, मैंने बोला तो भागा का मतलब डिवाइड करना, और तो शेषफल का मतलब ऑब्वियसली रिमाइंडर होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले 70 का रिमाइंडर क्या है? 5, तो हम इसे माइनस कर देंगे, हमें क्या मिला? 65। फिर हम 125 के रिमाइंडर से उसे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 117। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? 65 एंड 117 का हम निकालेंगे HCF, पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से, है ना? यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से हमें जो है वो नंबर मिल जाता है जो उसको उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी भागा देने वाली। तो 65 और 117 का HCF हो जाता है, सॉरी 13, मैंने 117 ही लिख दिया यहाँ पे 13 होगा, राइट? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे कि आपने सीधा आंसर लिख दिया है, क्या पता ये नहीं हो, तो मैं आपको अभी HCF भी निकालने का तरीका थोड़ा सा दिखा देती। पहले 65 से इसको डिवाइड करोगे, अगेन 65 को डिवाइड करेंगे, और फिर ठीक है, तो यहां जो लास्ट नंबर है जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा HCF होता है। कोई डाउट नहीं है होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब हम यहां देखते हैं 3 के 5 प्रथम 5 गुणजों का योग, ठीक है। सबसे पहली बात मैं ये समझा दूं कि गुणज किसको कहते हैं, और प्रथम 5 तो आप लोग समझते ही होंगे, इतना भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी तो समझते ही होंगे इतना। प्रथम 5 यानी कि फर्स्ट 5,
तो फर्स्ट 5 गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स। आपने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े होंगे, तो यहाँ मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो पहले हम निकाल लेते हैं 3 के 5 मल्टीपल्स। जब इन्हें ऐड करेंगे हम तो 45 आंसर आ जाता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर आप इसे ऐसे बनाओगे, ठीक है, आप बना सकते हो, ये छोटा नंबर है, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो आपको काफी कंफ्यूजन हो सकती है। किसी भी चीज को प्रॉपर मेथड में करना सही होता है। तो यहाँ पे इसका राइट मेथड क्या है? तो आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है एपी, यहाँ SN लगाएंगे, n/2 A प्लस एल वाला फॉर्मूला सुटेबल है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, यहाँ पे A क्या होगा 3, L क्या होगा लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, N इज द नंबर, तो N क्या है यहाँ पर 5, राइट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 3 प्लस 15 5/2 मल्टीप्लाई बाय 18 बिकम्स 45। तो अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना। आप कहोगे कि जब ये ऐसे ही बन सकता है आसान से, तो हमें ये क्यों करना है? तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर सही मेथड हर चीज के लिए सही होता है ना। और अगर यहाँ पे 3 है तो आपने कर लिया ऐसे ऐड, 3 की जगह कोई बड़ा नंबर आ गया, तब आप क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, लेकिन अगर आप राइट मेथड में काम करोगे, सीखोगे चीजों को, तो आप कैसा भी सवाल हो उसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ओके, चलिए यहाँ हम इसे देखते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविक्त कर 0 से कम है। अब बात पहली तो ऑप्शन भी तो समझ में आना चाहिए ना, विविक्त कर क्या होता है? तो विविक्त कर होता है बच्चों, जो हमने क्लास में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है, जो हम डी फाइंड करते हैं। और डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें ये ऑप्शंस पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में गिवन है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, व्हेन d इज लेस देन 0, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों कंडीशन में जब डिस्क्रिमिनेंट इस कंडीशन में आ जाए तो वो किस तरीके का मूल शून्य बनाता है, उसका मूल कैसा होता है, मूल यानी उसके रूट्स कैसे होते हैं। रूट्स तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा है ना, उसे हिंदी में मूल कहते हैं। चलिए, तो यहां हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ये a है, ये b है और ये c है। तो b हमारा है -4 की स्क्वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। तो यहां जो वैल्यू आ रही है d की वो आई है -8। अब आप ये बताएंगे कि जो -8 है वो 0 से बड़ा होता है या छोटा? तो -8 जो है वो 0 से छोटा होता है। -8 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो जब ये कंडीशन बन जाए, दैट्स मीन ये वाली कंडीशन है ना, तब क्या होता है? तो दिए गए समीकरण के विविक्त कर 0 से कम है। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उत्तर हमें यहां से चुनना है। ए बी सी डी यहां गिवन है, तो यहां से आपको बताना है। इसका मतलब है कि इसमें से कोई और भी है जो सही है या गलत है, उसे हम देखते हैं। तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही होगा बेटा। तो ए और ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पे लैंग्वेज भी चेंज हो सकती, कह रहा है कि वास्तविक नहीं है। हो सकता है एग्जाम में लिख दे कि इसके मूल काल्पनिक हैं, तो लैंग्वेज चेंज कर देने से आंसर नहीं बदल जाता है। आपको लैंग्वेज भी समझना होगा,
काल्पनिक और वास्तविक नहीं, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा यहाँ पर मैथ्स के टर्म में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं और इसका विकर्ण क्या है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात AOBC आयत है। आयत किसको कहते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आयत कहते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, आयत कहते हैं रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल का विकर्ण, और विकर्ण कहते हैं इसके डायगोनल्स को। सो सॉरी। ठीक है, ये डायगोनल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जो हम रेक्टेंगल के डायगोनल्स पढ़ते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको याद आ रहा होगा कि ये तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कहीं ये चैप्टर 7 से तो क्वेश्चन नहीं है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल चैप्टर 7 से ही है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना आप सबने, ये उसी चैप्टर से है ये सवाल। सबसे पहले ये जानना भी जरूरी होता है कि जो गिवन है क्वेश्चन वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है, ताकि इससे क्या होता है कि आपके मेमोरी में उसके सारे जो फॉर्मूला होता है, जो पैटर्न होता है, वो सब क्लियर हो जाता है। तो पहले ये क्लियरिफाई करना जरूरी होता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, राइट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपको याद होगा, आपने जहां भी पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे AB को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें AB के कोऑर्डिनेट्स गिवन, x1 माइनस x2। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x1 ले या y1 ले, x2 ले या y2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी रख सकते हो, x1 भी रख सकते हो, x2 भी रख सकते हो, किसी को भी माइनस कर सकते हो। होगा क्या, अगर आप x1 से x2 को माइनस करोगे, मे बी कई बार x2 में बड़े नंबर होते हैं और x2 में छोटे नंबर होते हैं, तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर सभी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ना। किसी 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव देता है ना। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं, -5 पे स्क्वायरिंग करेंगे, प्लस 3 माइनस 0 की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 5 5 जा 25 प्लस 9 विच इज √34। इन्हें ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने अपने मन से नहीं बोला, ऐड करके बोला है। तो 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, और मैंने आपको बना के यहाँ दिखा दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, तो हमें दोनों को बारी बारी से निकालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही 34 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी डाला हुआ है और मैं फिर से बना के दिखाती हूँ। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या होगा। यहां हमें k का मान निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश वालों के लिए ऐसे बोल दे रही हूं, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और मैथ्स की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करोगे ना मैथ्स में, तो फॉर्मूले तो इंग्लिश में ही चलते हैं, है ना। और बस ये चीजें आपको पता होनी, जैसे यहाँ पे समीकरण लिखा है और इंग्लिश में से इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप इसे तुरंत सॉल्व कर लोगे। इसका मूल दिया हुआ है 1/2, तो x की जगह x का मूल रख देते हैं और इससे इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी मैं बताऊंगी आपको, शॉर्टकट में इसको खत्म नहीं करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी कोई भी काम करना सही नहीं होता है मैथ्स में चीजों को। तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, इतना प्लस माइनस तो आप लोगों को आता होगा, है ना। तो हम इसको अब चलते हैं जो इसका एक्चुअल मेथड है उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं अभी ऑप्शन को टिक नहीं करूंगी, यहां पर मैंने इसको इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैं जो मेथड है अल्फा बीटा वाला, वहां इससे इसको सॉल्व करते हैं। रूट्स का मतलब, रूट्स क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा गिवन है हमारे पास, यहां पर अल्फा जो है वो गिवन है 1/2। बीटा अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, राइट। ओके, वेट मैं इधर लिख देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब माइनस बी है ना, तो माइनस बी तो ये हो जाएगा ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। तो यहाँ पे माइनस के, अब ए की वैल्यू 1 है तो उसे मैं कहाँ लिखूंगी, एक्स के पास, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ के लिख देती हूँ, इसे ध्यान में रखना है और इसे भी सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। अब a इंटू बी देखते हैं, a इंटू बी क्या होता है, c/a। यहां पर c क्या है, माइनस, अच्छा अल्फा है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा, और c है -5/4। जब आप 1/2 को यहां ले जाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -5/2। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बीटा की वैल्यू को जब इस प्लेस पे हम रखेंगे तो हमें k मिल जाएगा। अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -5/2 एंड इक्वल्स टू -k, ओके, इक्वल्स टू -k। तो यहां 1/2 और इसको -k, और यहां से हम अगर k की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहां भी 2 ही आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां और यहां दोनों ही जगहों पे हमारा आंसर 2 है और हमारा ऑप्शन भी 2 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है कि समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, समरूप कब होते हैं ये देखना है हमें, है ना। तो समरूप होने का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर पढ़ा होगा आपने, सिमिलर। जैसे आप देखते हो कि आपके कमरे में लगी हुई घड़ी अगर गोल्ड डायल की है और आपका रिस्ट वॉच भी गोल्ड डायल का है तो आप उसे क्या बोलोगे, किसी सिमिलर है, राइट। तो यहां पर हम उसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। ये मैंने ले लिया एक ट्राइंगल और ये ले लिया मैंने दूसरा ट्राइंगल। अब यहां आप देख रहे हो डायमेंशन दोनों का चेंज है लेकिन दोनों ट्राइंगल है। अब यहां पर एंगल्स की बात करूं मैं तो मान लो कि इनके एंगल जो हैं वो अलग हैं, सॉरी इसका एंगल और इसका एंगल क्या है, सेम है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। एंगल तो हो सकते हैं इक्वल, क्यों नहीं हो सकते, ये 60 डिग्री हो सकता है, ये भी 60 डिग्री हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन जो इनके साइड को हम देखते हैं तो देखिए साइड में कितना डिफरेंस है। साइड में तो डिफरेंस हो सकता है किसी भी ट्राइंगल में, एंगल तो सेम हो सकता है। तो अगर सपोज करो कि ये 4 है तो ये 8 हो, ये 3 है तो ये 6 हो, ये 5 है तो ये 10 रहे। जब ये कंडीशन को ये फुलफिल करेंगे तो यहां पे मैं आपको दिखाती हूं 4/8, 3/6, 5/10। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 1/2 आता है क्या, इसे ही तो समानुपाती कहते हैं यानी रेशियोज कहते हैं। तो जब क्या कह रहा है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, हाँ जी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो हाँ यहां आप देखिए एक ही अनुपात में तो है ये, है ना, एक ही अनुपात में है, तो उपयुक्त दोनों। सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसे हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे कोन्स को हम क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। तो ये लो भैया, मैंने समकोण बना दिया। चलो समकोण बना लिया मैंने। सी कह रहा है कि 90 डिग्री है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहां मैं सी लिख देती हूं, यहाँ ए और यहाँ पर बी। ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बिंदु सी से जाने वाली मध्यका की माप ज्ञात कीजिए। मध्यका किसको बोलते हैं, जो मीडियन होता है, राइट। तो यहां से जब आप ऐसे मीडियन बनाओगे तो ये मान लो मैं ओ पॉइंट रख देती हूँ। ओ पॉइंट पे मीडियन बना लिया हमने। ओसी लाइन, जब ओसी लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी तो ये मध्यका होगी। ये लाइन क्या कहलाएगी, मध्यका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब 2 इक्वल पॉइंट की बात है तो 2 इक्वल पॉइंट के लिए हमें ए बी की भी वैल्यू चाहिए, है ना, तभी हम मध्यका की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स मीन ये माप कितनी होगी ये बतानी है हमें, है ना। तो अब यहां पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देख रहे हो 90 डिग्री का ये एंगल है और ये ट्राइंगल क्या है, समकोण है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर बेस, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसे तो 10th वालों को तो रट जाना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए उन्हें। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, तो ए बी की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसलिए क्योंकि ये 3 है ये 4 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और ये 25 होगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। किसका स्क्वायर रूट है, ये 5 का। तो ए से बी तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो 5 सेंटीमीटर आता है। क्योंकि ये मीडियन है यानी कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, है ना, इज इक्वल्स टू ए बी बाय 2 और ए बी हमारे पास है 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में ऐसा है, तो बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन ए राइट है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। आपका एग्जाम नियर है, मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जल्द ही आप लोगों के सामने रखती हूँ। थैंक यू।